Assalamu alaikum class 8. Welcome to the 12th lecture of science. I am your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we were studying chapter number 2, cell division, and in today's lecture we're going to study the topics transmission of characters, inheritable and non-inheritable characters, and then the examples of inheritable characters. And by the reading of these explanation and reading of these topics, we will complete the reading and explanation of the whole chapter, and then we'll also start the book exercise and we'll do the questions on the book only. And these all of these topics and the exercise are from page number to page number 25 to 30. ओके पेज नंबर 25 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे हमने वो स्टडी करना है यहाँ पे. बेसिकली हम प्रीवियस लेक्चर तक जो हम स्टडी कर चुके थे, सेल डिवीजन हम खत्म कर चुके थे, हम हेरिडिटी पढ़ रहे थे जिसमें हम बेसिस ऑफ हेरिडिटी पढ़ चुके हैं. उसके अलावा वेरिएशंस पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ा, हेरिडिटी की रीजंस क्या होती हैं वो देखा हमने. हाँ, और हम ये भी देख चुके हैं क्रोमोसोम्स, जीन और डीएनए में क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेट कर रहे होते हैं. जैसे एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स हैं, डीएनए के अंदर फर्दर जीन है. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन देखी हमने, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसके अलावा हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए देखा था कि क्या मॉडल होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें हमने ये देखा था. हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा कि क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं. उसके बाद अलावा हमने स्ट्रैंड देखा है कि लेडर टाइप स्ट्रक्चर होता है. फर्दर हम देखने वाले हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होते हैं ऑफस्प्रिंग में, फिर हेरिटेबल, इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे जो कि 2 एग्जांपल्स हैं, देन हम बुक एक्सरसाइज करेंगे. ओके, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. अब जो कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन हो रही होती है वो टेक्निकली कैसे हो रही होती है, अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं. हम यहाँ पे वो चीज़ देखने वाले हैं. कुछ एक दो न्यू टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे क्या है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और जाइगोट के 2-3 न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. खैर, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट्स, जब गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, मेल गैमीट्स स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट्स एग्स, मियोसिस के थ्रू बनते हैं, ये क्लियर होगा, हमने ये पढ़ चुके. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं गैमीट्स में हाफ होते हैं, ठीक है. अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यूजुअली एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो गैमीट्स में जाते हैं वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो उस तरह के सेल को हेप्लॉइड कहते हैं, ओके, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल पेयर नहीं, कंप्लीट नहीं होता. खैर वो आगे पेयर वाली बात हम आगे देखते हैं, लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जो स्पर्म्स और एग सेल्स होते हैं, उनको एग सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ओके. हेप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं, स्पर्म्स और एग्स, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हाफ होते हैं, ओके. देन अब इससे हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो क्या है कि इस तरह से तो हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीएनए है वो गैमीट्स में हाफ रह जाता है. अब इसका क्या मतलब हुआ, गैमीट्स में डीएनए कैसे हाफ रह सकता है. इसके लिए थोड़ा सा इस इमेज को देखते हैं. ये इमेज है एक क्रोमोसोम की, ओके. यूजुअली जब मियोसिस होता है तो ये जो एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड जो होता है आगे से एक क्रोमोसोम से, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो, ये एक सपोज एक न्यूक्लियस है तो ये एक स्ट्रैंड इधर जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड, इससे 2 सेल्स बनेंगे तो दूसरा स्ट्रैंड इधर जाएगा, ओके. एक स्ट्रैंड इधर चला गया, एक स्ट्रैंड इधर चला गया, और इस तरह से क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाता है, ठीक है. पेयर हाफ होता है ना, ये हमने पढ़ा था. एक जो पेयर होता है क्रोमोसोम को, एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है तो दूसरा क्रोमेटिड इधर चला जाता है, और इस तरह से पेयर जो है वो हाफ हो गया. अब क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज है, डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन्स है जो कि मेन हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं. तो आप देख नहीं रहे पेयर. अब और हमने ये भी चीज हम बेसिस ऑफ हेरिडिटी में पढ़ चुके हैं कि जीन्स जो है हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे देखें पेयर हाफ नहीं हो गया, एक इधर आ गया उस पेयर में से जीन, तो एक पेयर इधर आ गया तो पेयर हाफ हो गया ना. इस तरह से हेरिडिटरी मटेरियल जो है हाफ हो जाता है कि किस, अगेन वंस अगेन, एक क्रोमोसोम है, मियोसिस हुए, उसमें जो एक क्रोमोसोम, मतलब फर्दर हम अब बिल्कुल एंड पे जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसकी बात कर रही हूँ. एक जो कंप्लीट क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमेटिड स्ट्रैंड एक डॉटर सेल में जाता है तो दूसरा क्रोमेटिड स्ट्रैंड जो होता है क्रोमोसोम से वो दूसरे डॉटर सेल में जाता है. और इस तरह से एक जीन का पेयर जो इस पे था, जो एक पेयर एक स्ट्रैंड पे होता है तो दूसरा पेयर जो दूसरा पार्ट होता है वो दूसरा स्ट्रैंड पे होता है. और इस तरह से जीन्स जो होते हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं, और इस तरह से कहा जाता है कि
हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए जो है वो हाफ हो जाता है गैमीट्स में। ओके, उसके अलावा फर्दर when male and female organisms mate, the haploid sperm cell from male and haploid egg cell from female fuse with each other to form a diploid 2n cell called zygote। जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है, तो हेप्लॉइड जो स्पर्म सेल है मेल से और हेप्लॉइड एग सेल जो है फीमेल से आपस में फ्यूज होता है, कंबाइन होता है, मिलता है और इस तरह से एक डिप्लॉइड 2n सेल बनता है, ठीक है, जो कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। हेप्लॉइड में कितने थे? हाफ थे, 23 थे। डिप्लॉइड में कितने हो गए? हेप्लॉइड से डबल हो गए, मतलब 46 हो गए। ओके, तो इसको एन और 2n भी सेल्स को इनको कहा जाता है। और इस तरह से एक जो सेल बनता है जो इन दोनों के फ्यूज होने के बाद उसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है हेरिडिटरी मटेरियल कंप्लीटली रीस्टोर होता है जाइगोट के अंदर, ठीक है। कैसे रीस्टोर हो रहा है कि द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, ये हमने देखा था ना कि जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है जो हर चीज को डीएनए के अंदर डील कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को डील कर रहे हैं, वो क्या होता है? जीन। और जीन का क्या होता है? पेयर होता है। तो एक पेयर होता है ना, मतलब दो जीन्स हुए, तो एक जीन कहाँ से आ रहा है? मेल से, और दूसरा कहाँ से आ रहा है? फीमेल से। और इस तरह से जीन्स का एक पेयर कंप्लीट होता है और इस तरह से जाइगोट बनता है और जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो कंप्लीट होता है एक ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए, उसकी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए। ओके, और तो जाइगोट में क्या होता है फिर? आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म के जाइगोट बहुत से चेंजेस आते हैं उसमें। पहले तो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है ना, जो कि कंप्लीट हुआ, फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड सेल बना, कंप्लीट एक सेल होता है। तो वो सेल क्या होता है कि मजीद आगे फर्दर उसमें बहुत से चेंजेस आते हैं और वो फिर फर्दर एक फुल ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें स्पेसिफिक करेक्टर्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खुसूसियात होती हैं जो कि दोनों पेरेंट्स से आई होती हैं, ठीक है। आप मदर से भी हो सकती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स फादर से भी हो सकती है, हमें नहीं पता जीन का कौन सा पेयर मदर से आया तो कौन सा पेयर फादर से आया। तो इस तरह से जो है वेरी कर सकते हैं। मियोसिस के दौरान बहुत कुछ हो रहा होता है, हाफ हाफ जीन्स हो जाते हैं, तो कोई सा भी पेयर आ सकता है, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं जीन्स की। तो इस तरह से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है एक कंप्लीट जाइगोट सेल बनता है और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें कुछ दोनों पेरेंट्स से, कुछ मदर से तो कुछ फादर से, और इस तरह से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। और हर ऑर्गेनिज्म का एक मतलब हर जाइगोट से फुल ऑर्गेनिज्म बनने तक का ड्यूरेशन हर लिविंग एनिमल का सबका डिफरेंट हो सकता है। ओके, टाइम पीरियड जो होता है। फिर इस दस जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट। तो जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो एक न्यू लाइफ एक ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट होती है, वो बेसिकली जाइगोट से स्टार्ट होती है। सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जो यहाँ से जिससे एक जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो स्टार्ट हो रही होती है। ओके, अब हम फर्दर देखने वाले हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वो कैरेक्टर्स, जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड हेयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ओके, सो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो एक जनरेशन से, जो मतलब पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन मतलब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, इनको इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अगेन वही चीज, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी मटेरियल तो सारा हेरिडिटरी से रिलेटेड हर चीज जो कंट्रोल कर रहा है वो अंदर जीन्स ही है। तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से जो है मेनी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं बहुत से जो पेरेंट्स से जो है ट्रांसमिट नहीं होते बच्चों में, क्योंकि वो जीन्स के थ्रू डेवलप नहीं हुए होते। तो जो ट्रांसमिट नहीं हो रहे होते, जो जीन्स के थ्रू डेवलप नहीं हो रहे होते, उनको नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में देखें कि मतलब हर चीज तो हमारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे मदर और फादर से जीन्स आ रहे हैं और इस तरह से हेरिडिटरी मटेरियल, हर हेरिडिटी से रिलेटेड हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जीन्स कंट्रोल नहीं कर रहे होते? अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट और वीकेंड ड्यू टू डिजीज, अगर दिस करेक्टर इज नॉट ट्रांसफर टू हिज और हर चिल्ड्रन, अगर किसी पर्सन का कोई बॉडी ऑर्गन खो लॉस्ट हो गया है, किसी में भी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गया है या फिर किसी डिजीज की वजह से वीक हो गया है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि वो जीन्स में तो नहीं था ना, बाद में हुआ वो चीज। तो वो जो चीज बाद में होती है, जो जब जीन्स में वो चीज नहीं होती तो फिर वो आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी वो चीज नहीं आती है। सपोज एक बंदे का अगर सपोज हाथ
हाथ मतलब टूट गया है या हाथ इंजर्ड हो गया, मतलब हार्ट बिल्कुल डैमेज हो गया है एक्सीडेंट की, कोई एक्सीडेंट की वजह से, ओके। सो वो हाथ अगर डैमेज हो गया तो डजेंट मीन कि उसके बच्चों में भी वो हाथ नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसके जब वो जीन्स में वो चीज नहीं थी, जब वो पहले वो बिल्कुल ठीक था, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ, तो जीन्स उसके बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो चीज जीन्स में नहीं है तो वो आगे ट्रांसफर, ऑब्वियसली वो फिर ट्रांसफर भी नहीं होगी। बहुत सी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि ट्रांसफर हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज होती है, वो हेरिडिटरी डिजीज होती है जो आपके आगे फर्दर ट्रांसफर होती है, उसके जो जीन्स होते हैं वो फर्दर ट्रांसफर हो जाते हैं, जीन्स में वो चीज होती है। सो इस तरह की बहुत सी बीमारियां होती हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से कोई वीक हो गया है, किडनी डिजीज अक्सर कितने लोगों को हो जाती हैं बाद में, तो वो किडनी डिजीजेज होती हैं बेसिकली हेरिडिटरी, बहुत सी वो नहीं होती है कि अगर किडनी किसी पर्सन की वीक हो गई है बाद में किसी भी इशू की वजह से, तो इट डजेंट मीन कि उसके बच्चों में भी वो चीज आएगी, जरूरी नहीं है वो चीज, ओके। तो इस तरह से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हैं, पेज नंबर आई थिंक 26 पे, एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जिसमें एग्जांपल में सबसे पहले एक आई कलर की बात की हुई है कि आई कलर एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर होता है, ओके। किस तरह से द कलर ऑफ आइज इन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, के जो कलर ऑफ आइज है एक ऑर्गेनिज्म में, वो वो एक एक्चुअली पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एक पेयर होता है जीन्स का जो कि कंट्रोल कर रहा होता है, दस इट इज एन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, और जब वो चीज जीन कंट्रोल कर रहे हैं तो इट मीन्स वो एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। फिर द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरिस ऑफ द आईज। सबसे पहले तो आइरिस क्या होता है, आइरिस आई का जो कलर्ड पार्ट होता है, जिसमें जो एक सेंट्रल में एक सर्कुलर पार्ट होता है जो जो कलर दे रहा होता है आइस को, वो बेसिकली उसको वो आइरिस होता है, आइरिस होता है, ओके। तो जीन्स बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके कलर को, किस तरह से, ब्राउन पिगमेंट होता है जो आइस को कलर दे रहा होता है, प्रोडक्शन, उसकी जितनी प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से आइस का कलर होता है। जैसे अगर जीन्स बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आइस का कलर ब्लैक भी हो सकता है। अक्सर लोगों का कलर बहुत अच्छा, वैसे बहुत रेयर केस होता है कि बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर होना, अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर जीन्स सही वर्क कर रहे हैं, ब्राउन पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है डार्क ब्राउन कलर हो, चॉकलेट ब्राउन कलर तक भी चला जाता है, और प्योर ब्लैक कलर होना वैसे बड़ा रेयर होता है, लेकिन हाँ होता है प्योर ब्लैक कलर भी। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट, अगर पिगमेंट जो है ये ब्राउन पिगमेंट बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से लाइट ब्राउन कलर भी हो सकता है, और अगर इससे भी कम होता है तो कलर वेरी भी कर सकता है। इसी तरह से जैसे ब्लू, ग्रीन और हेजल लाइट कलर्स भी तो होते हैं, ग्रे भी कलर होता है। सो ये सब डिवेलप होते हैं ब्राउन पिगमेंट की डिफरेंट अमाउंट्स की वजह से। ब्राउन पिगमेंट कम होता जाता है तो कलर और डिफरेंट चेंज होता जाता है, तो ब्लू भी बनता है इस तरह से, ग्रीन भी बनता है, हेजल आई कलर भी बनता है। इवन आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स में किसी का ग्रे आई कलर नहीं होता, लेकिन बच्चों में किसी का ग्रे कलर आ जाता है, सो वो उनकी जीन्स पे वर्क कर रहा होता है। जीन्स अगर प्रोड्यूस इतना ज्यादा ब्राउन पिगमेंट नहीं कर पा रहे तो कलर चेंज हो जाता है, ग्रे भी आ जाता है, वेरिएशंस आती है ना, वेरिएशंस भी तो हमने पढ़ी है ना, इस तरह से वेरिएशंस आ रही होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट रीजंस होती हैं। तो यहाँ पे ब्राउन पिगमेंट है वो रीजन कि अगर ब्राउन पिगमेंट इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो फिर वो जो है आई कलर भी ब्राउन नहीं होगा, वो फिर ब्राउन, डार्क ब्राउन या उसमें नहीं, उस शेड में नहीं जाएगा, बल्कि डिफरेंट इस तरह के डिफरेंट शेड्स भी बन सकते हैं जो कि बहुत प्यारे भी लगते हैं उन कलर्स आईज के इस तरह से। ओके, सो फिगर 2.5 डिफरेंट आई कलर्स, ये आपकी बुक में 2.5 फिगर दी हुई है जिसमें डिफरेंट आई कलर्स दिखाए हुए हैं। ये जैसे ग्रे लग रहा है या ग्रीन कलर लग रहा है, ये भी कुछ पर्पल सा ग्रे सा कलर लग रहा है, ये ब्राउन कलर है, इसी तरह से डिफरेंट ब्राउन के शेड्स हैं लाइट ब्राउन में, देन ये डार्क ब्राउन कलर है, यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन कलर है, और ये कलर है बिल्कुल ब्लैक कलर है। यहाँ पे डिफरेंट आई कलर्स दिखाए हुए हैं, आई कलर्स वेरी कर सकते हैं, बहुत से लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं आईज के। ओके, सो नेक्स्ट जो एग्जांपल इनहेरिटेबल करेक्टर की दी हुई है वो अटैच्ड एंड डीअटैच्ड ईयरलोब्स हैं, कि कुछ लोगों में क्या होता है कि ईयरलोब्स जो होते हैं, कान की जो लोहें होती हैं, जो ईयरलोब्स होते हैं कान के, वो फेस के साइड्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि बहुत से लोग हैं जो होते हैं फ्री ईयरलोब्स होते हैं। सो ये करेक्टर भी जो है जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो आप देखें कि मतलब ये इतनी छोटी सी चीज़ है, लोग यूजुअली ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते कि ईयर लोब्स फेस के साथ अटैच है, फेस के साइड्स के साथ अटैच है कि नहीं है, तो इसके लिए भी एक जीन है, स्पेसिफिकली अलग से एक जीन का पेयर है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है इसको। तो सोचिए हमारी बॉडी में कितने इस तरह, मतलब कितने एक हमारे डीएनए में जीन्स होंगे, कितने सारे, जो हमारी बॉडी की पता नहीं किस किस करेक्टर को जो है डील कर रहे होते हैं।
खैर तो जब जीन्स वर्क कर रहे होते हैं इट मीन्स एयरलोब्स जो होते हैं हैंग फ्रीली, मतलब कि फेस के साइड के साथ अटैच नहीं होते हैं। अगर जीन्स बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स एयरलोब्स जो होंगे फ्री होंगे और फेस के साइड्स के साथ अटैच नहीं होंगे। कुछ लोगों में ये जीन नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं हर किसी में जीन आए, कुछ में नहीं होता, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कोई नहीं किसी में नहीं है तो खैर उसमें क्या होता है कि उनकी एयरलोब्स जो होते हैं फेस के साइड्स के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि उनमें वो जीन ही नहीं है जिसने एयरलोब्स को फ्री करना है, फ्रीली हैंग करना है, तो वो नहीं होगा, तो फेस के साइड के साथ अटैच होते हैं जीन्स। ओके सो फिगर 2.6 अटैच्ड एंड डिटैच्ड ईयरलोब्स, ये आपकी बुक में फिगर 2.6 दी हुई है जिसमें दो ईयर्स दिखाए हुए हैं। एक वो है जिसमें ईयरलोब्स जो है अटैच है फेस के साथ, देखें बिल्कुल अटैच है नीचे से ईयरलोब्स जो है। एंड सेकंड जो दिखाई हुई है पिक्चर ईयर की, उसमें देखें फ्री है, ये देखें ये जो साइड है यहाँ ईयर की, ये फेस के साथ अटैच नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये साइड। ओके तो इस तरह से वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट किसी में कुछ हो सकते हैं, किसी में कुछ हो सकते हैं, ईयरलोब्स जीन्स पे डिपेंड करता है। ओके सो रीडिंग हमारी वैसे टॉपिक्स की कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक्टिविटी 2.2 और 2.3 है हमारी बुक में पेज नंबर 27 पे। ये एक्टिविटी हम अभी नहीं करेंगे, उसकी करने की रीजन क्या है, क्योंकि आपको ऑब्जर्व द आई कलर ऑफ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे ऑब्जर्व द आई कलर ऑफ योर क्लासमेट्स ईयर्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ पे आई कलर और ईयर लोब्स को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स की जो है ऑब्जर्व करना है, लेकिन अभी स्कूल्स नहीं है, क्लासेस नहीं है, सो तो आपको ऑब्वियसली हर किसी को नहीं पता होगा किसका क्या आई कलर है या अटैच ईयर लोब्स हैं कि नहीं है। सो जब स्कूल खुलेंगे तो तब हम ये एक्टिविटी करेंगे फर्दर, और अभी के लिए अभी हम इन दो एक्टिविटीज को स्किप कर रहे हैं, जिसमें अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करके इसको टेबल को सॉल्व करेंगे, इन दोनों टेबल्स को पेज नंबर 27 पे। सो अभी के लिए हम इन एक्टिविटीज को स्किप कर रहे हैं। ओके देन पेज नंबर 28 पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताई हुई है माइटोसिस और मियोसिस की, वही चीजें हम पढ़ चुके हैं वैसे मेनली तो। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, वही चीज के लिविंग थिंग्स के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स, और कौन जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं ऑब्वियसली। माइटोसिस यहाँ पे कहा हुआ है इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ नेचर, किस तरह से, अगर माइटोसिस नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कुड नॉट हैव बीन मेंटेन कांस्टेंट, कि अगर माइटोसिस नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि माइटोसिस इस तरह जो कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, और हमारी जो सेल्स को की जो डिवीजन हो रही होती है, हमारे सेल्स की मजीद प्रोडक्शन हो रही होती है, तो माइटोसिस की वजह से होती है, जिसने हमारे और इतना अच्छे से हो रहा है कि हर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहता है, ऐसा नहीं होता डिफरेंट हो जाए, किसी में ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। तो माइटोसिस जो है इस तरह से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हर ऑर्गेनिज्म में सेम रहते हैं। नेक्स्ट मियोसिस की बात की हुई है, मियोसिस हैज आल्सो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन कंट्रोलिंग द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि वो मियोसिस ही वो चीज है जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, के नंबर ऑफ जीन्स को डिवाइड करवाना, गेमीट्स की प्रोडक्शन, गेमीट्स ही तो वो है ना जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, और उसमें जो जीन्स आते हैं जो डिवीजन के थ्रू आते हैं, पेयर्स हाफ हाफ होते हैं, तो ये मियोसिस का एक बहुत बड़ा रोल है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में। सो इन दोनों की ये सिग्निफिकेंस है इस बॉक्स में बताई हुई है। सो और इसके साथ हमारे चैप्टर की रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हमने इसकी बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके बुक के एक्सरसाइज पेज नंबर 29 एंड 30 हम लोग अभी सिर्फ वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बुक पे सॉल्व होंगे, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फर्दर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2.1 एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इन 2.1 क्वेश्चन जो है इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को एनसर्कल करना है। ओके किस तरह से एनसर्कल करना है वो आपको पता है, देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यूज है। फर्स्ट वन, सेल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, अब जो क्रोमोसोम की जो कॉपीज बन रही होती है वो किस फेज में बन रही होती है, बहुत क्लियर है, आप लोगों को पता है, तो आपने उसको सर्कल करना है इसमें। देन दिस सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड, कि जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन रही होती है, डीएनए प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो कौन सा सेक्शन होता है ये आपको पता है, जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आपको पता है वो उसको सर्कल करना है। हमने हेरिडिटरी के टॉपिक में बेसिस ऑफ हेरिडिटी में ये चीज पढ़ी है। देन क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं ये आपको पता है, सिर्फ डीएनए होता है या सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, या फिर डीएनए प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, या फिर डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है।
नेक्स्ट द कैरेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये आज ही के लेक्चर में पढ़ा है कि उन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल या एनवायरमेंटल या नेचुरल कैरेक्टर्स। देन फिफ्थ, एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान क्या होता है, ये आपको पता है, डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, या क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, या फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है क्या चीज होती है, इसमें से बहुत ईजी एमसीक्यूज हैं ये। ओके, सो फर्दर 5 to 10 नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज ही हैं ये। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो क्रोमोसोम्स जो रिड्यूस हो रहे होते हैं, जो हाफ हो रहे होते हैं, वो कब होते हैं, माइटोसिस में होते हैं, क्या मियोटिक 1 डिवीजन में होते हैं, मियोटिक 2 में होते हैं, या फिर माइटोसिस और मियोटिक 2 दोनों में होते हैं। ये आपको पता है, माइटोसिस मियोसिस में हमने पढ़ा था कि किसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हाफ हो रहे होते हैं, किस फेज में, कहाँ पे हो रहे होते हैं। देन इन ह्यूमंस अ स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स, एक्सेल हैज, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट सेल, एक्सेल क्या होता है, फीमेल गैमीट सेल। तो अगर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है तो एक्सेल में कितने होंगे, 23 होंगे, 46 होंगे, कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, 69 होंगे। तो अपने करेक्ट ऑप्शन को बताना है। द नंबर 8 जायगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, जायगोट कैसे बनता है, जब 2 स्पर्म सेल्स मिलते हैं, या फिर 2 एग सेल्स मिलते हैं, या फिर 2 सोमेटिक सेल्स मिलते हैं। सोमेटिक सेल्स हमने बताया था रेगुलर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। या फिर स्पर्म सेल और एक्सेल के मिलने से बनता है, ये भी हमने आज ही पढ़ा जायगोट के बारे में। नेक्स्ट नंबर 9, इन ह्यूमंस द आई कलर इज डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ, आई कलर जो डेवलप होता है किस तरह से, डाइट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर जीन्स की वजह से, या फिर लास्ट ऑप्शन बहुत ए एंड बी के, डाइट और इन्वायरमेंट की वजह से। आपको पता है किससे कंट्रोल, बहुत इजी है बी ऑप्शन इसमें। देन नंबर 10, ये पेज नंबर 29 पे है, सॉरी 30 पे, नंबर 10 एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। डीएनए हैज इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, के डीएनए में वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए। देन प्रोटीन हैज इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग डीएनए, या फिर इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन के, प्रोटीन में इंस्ट्रक्शंस होती हैं डीएनए को बनाने के लिए। तो आपको पता है किस चीज में किस चीज की क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्या बनाने के लिए। देन सी ऑप्शन दिए बोथ ऑफ दिस, क्या ये दोनों करेक्ट है, या फिर नन ऑफ दिस के कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें से स्टेटमेंट। सो इसमें से एक तो करेक्ट है, आपको बताना है वो कौन सी करेक्ट है। Okay, match the words of column A with the relevant words in column B. This is question number 2.2 of the exercise. इसमें आपने बताना है, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और इसमें से आपने जो A कॉलम से B के जो करेक्ट, जो भी मोस्ट कॉमन मोस्ट रेलिवेंट आपको लग रहा है वर्ड, उसको मैच करना है लाइंस लगा के। यहाँ पे जैसे अगर मैं डीएनए लूँ तो यहाँ पे डीएनए क्या है, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जीन, या फिर हेरिडिटरी करेक्टर। तो क्या हो सकता है डीएनए यहाँ पे अगर मैं मोस्ट रेलिवेंट देखूं तो डीएनए यहाँ पे, डीएनए में जीन्स होते हैं तो मैं डीएनए को जीन के साथ कंबाइन करूंगी। तो बाकी भी इसी तरह से आपने सॉल्व करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। आपने डायग्राम को पहचानना है किस चीज की डायग्राम है और उस डायग्राम को लेबल करना है। ओके, यहाँ पे नेम लिखना है इस डायग्राम का, जो भी डायग्राम है। देन ये बताना है कि ये इस सिंगल स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है इसको क्या कहते हैं। आपने दोनों नेम्स लिखने हैं इधर। आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.9 आपने बुक्स पे सॉल्व करने हैं। So thank you everyone. Take care of yourselves. Allah Hafiz.